ओके। नमस्ते तो आप सभी नमस्कार। का। ओके। आप कर रहे हैं मैम, आप कीजिए। ठीक है, ठीक है। मैं इंट्रोडक्शन कर देती हूँ सर। जी, नमस्ते। आज के वेबिनार में आप सभी एचपी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका मैं स्वागत करना चाहती हूँ। डॉक्टर रवि प्रकाश यादव। डॉक्टर रवि जी ना केवल अनुभवी चिकित्सक हैं बल्कि चिकित्सा के जगत में अपनी सटीक पकड़ और मरीजों के प्रति अपने समर्पण के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने हमारे जियो प्लेटफॉर्म को हाल ही में ही ज्वाइन किया है। तो आज ये वेबिनार के जरिए जो है एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसको खामोशी की बीमारी भी बोला जाता है। अक्सर जो है एनीमिया औरतों में और बच्चों में ज्यादा देखा जाता है, जिसके कारण सांस फूलना, थकावट होना, कमजोरी लगना, ऐसे सारे लक्षणों का सामना करते हैं पेशेंट। तो आज इन्हीं के बारे में ब्रीफ में सर आपको बताएंगे। आप इनका वेबिनार ध्यान से सुनिए। और अगर आपको लगता है कि कोई आपके पास इस तरीके का पेशेंट है या आपको एनीमिया के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हम सर से जो है बाद में अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जी निमी सर, स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सर फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जी जी तो फिर हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं सर। जी जी। मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रकाश यादव है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोग को पहले कि मुझे इस स्टेज पे ये बोलने का मौका मिला है, वेबिनार प्रेजेंट करने का। और जैसा कि मैम ने बताया कि एनीमिया जो कंडीशन है वो बहुत कॉमन कंडीशन है। और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में ये बहुत ही कॉमन ब्लड ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें हमारी गर्भवती महिलाएं, किशोरियां हो गई, बच्चे हो गए, ये ज्यादा इफेक्टेड होते हैं इस डिसऑर्डर से। तो एनीमिया शुरू करने से पहले मैं अ, कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा इसके बारे में। जैसे हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के सेल होते हैं। आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि वो उसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के ही अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है वो पूरे टिश्यूज में। बॉडी में जितने ऑर्गन टिश्यूज होते हैं वहां पे वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से लड़ने के काम में आता है। और प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, जो खून हमारा बहता है उसको रोकने में अपनी हिस्सेदारी करता है। तो बेसिकली आज हम लोग का जो आज पूरा सेशन होगा वो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर होगा। क्योंकि उसी की जो डिसऑर्डर होता है उसी के वजह से एनीमिया होता है। आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। आवाज क्लियर है? ठीक है। तो शुरू तो करते हैं हम एनीमिया। जी बताएं। ओके सर, स्टार्ट कीजिए। क्लियर है वायस? यस सर, यस सर। ठीक है। तो एनीमिया जो है वो इंडिया में बहुत कॉमन ब्लड डिसऑर्डर है। और मेनली ये अफेक्ट करता है किशोरियों को और प्रेग्नेंट वुमेन्स को और बच्चों को। तो एनीमिया होता क्यों है, सबसे पहला सवाल ये है। एनीमिया होता इसलिए है जब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जैसा कि मैंने बताया कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। तो जब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है तो एनीमिया जैसी कंडीशन जन्म लेती है। और पहली बात ये होती है कि नॉर्मल कितना होती है, वैल्यू कितना होती है मेंस में, वुमेन्स में, प्रेग्नेंट वुमेन में, इन्फेंट जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें कितना होता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल वैल्यू जानेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि ये पेशेंट एनेमिक है। एनेमिक है तो कितना एनेमिक है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस प्रकार की एनीमिया है इसको। तो जो हमारे यंग मेल्स होते हैं उनमें 13 to 17 ग्राम पर डीएल होती है नॉर्मल वैल्यू। जो वुमेन्स होती हैं उनमें होती है 12 to 15 ग्राम पर डीएल। और जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें 11 ग्राम पर डीएल से ऊपर रहना चाहिए। उसके अगर नीचे हैं तो वो एनेमिक कहलाती हैं। और जो इन्फेंट न्यू बॉर्न होता है बच्चा, उसका
14 ग्राम पर डीएल से 20 ग्राम पर डीएल तक उसका माना जाता है हीमोग्लोबिन। उसके नीचे है तो वो एनीमिया की श्रेणी में आ सकता है। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उनका फॉर्मेशन हमारे बोन मैरो में होता है और हीमोग्लोबिन उनके अंदर होता है और उनका मेन काम हीमोग्लोबिन का, जैसे कि मैं बताता हूं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, हर हर ऑर्गन को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन। तो अब कॉज क्या क्या हो सकते हैं जिसके वजह से एनीमिया हो सकता है, उसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे। पहले तो ए बी सी कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे उसके कॉज को। पहला हो गया ए कैटेगरी में ब्लड लॉस। अगर किसी पेशेंट को ब्लड लॉस हो गया तो उसको एनीमिया हो सकता है। अब ब्लड लॉस कैसे हो सकता है? मान लीजिए किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, उसको ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो वो एनीमिया की श्रेणी में जा सकता है। ट्रॉमा, सर्जरी हो गई, कोई कुछ कुछ सर्जरी बहुत लंबी चलती हैं जिसमें ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको भी एनीमिया हो सकता है। और ये हो गया हमारा एक्यूट, मतलब एक्यूट कारण हो गया अचानक से, अगर किसी को ब्लड लॉस हो गया, सर्जरी हो रही है, इस वजह से हो गया तो ये एक्यूट में आ जाएगा। क्रोनिक में क्या क्या हो सकता है? क्रोनिक में हो सकता है किसी को कोई क्रोनिक मतलब कि लंबे समय से चलती आ रही कोई बीमारी हो, जैसे पेप्टिक अल्सर एक बीमारी होती है, पेप्टिक अल्सर हो, पाइल्स हो, बवासीर हो, उसको धीरे धीरे ब्लीडिंग हो रही हो, उसको पता ही ना हो और वो धीरे धीरे एनीमिया उसका होता रहता और एक समय आता है जब उसको पता चलता है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी हो रही है और वो जांच कराता है तो ये देखता है कि उसका हीमोग्लोबिन तो बहुत कम हो गया। और इसमें क्रोनिक वाले में धीरे धीरे ब्लड लॉस होता है। ऐसे ही एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है जिसमें कृमि मुक्ति दिवस जो जिसलिए मनाया जाता है, बच्चों को दवा खिलाई जाती है अल्बेंडाजोल की, तो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उसके वजह से भी वार्म इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी ब्लड लॉस होता है, क्रोनिक ब्लड लॉस होता है। अब दूसरा कारण हो सकता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा हो, रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका प्रोडक्शन ही सही से नहीं हो रहा हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कि विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो, आयरन डिफिशियंसी हो, फोलेट डिफिशियंसी हो। क्योंकि जो आरबीसी होता है उसके फॉर्मेशन के लिए जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं वो आयरन होता है, विटामिन बी 12 होता है, फॉलिक एसिड होती है, प्रोटीन होता है। अगर इन सब की कमी होगी तो आरबीसी हमारा सही से नहीं बन पाएगा, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाएगा। तो आयरन हो गया, विटामिन बी 12 हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, अगर इन सभी चीजों में अगर हमारी डाइट सही नहीं है, हम सही से ले नहीं रहे हैं, नॉर्मल वैल्यू जो है वो नहीं ले रहे हैं, तो हमारा आरबीसी मैच्योर नहीं होगा, सही से नहीं होगा। तो उसका प्रोडक्शन जब सही से नहीं होगा तो रेड सेल्स नहीं बनेंगे, जब रेड सेल्स नहीं बनेंगे तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो फिर उसकी कमी आ जाएगी तो पेशेंट एनीमिया की श्रेणी में चला जाएगा। दूसरा कॉज ये हो सकता है कि जो साइज होती है, साइज के हिसाब से अगर हम बांटे एनीमिया को तो ये तीन तीन प्रकार से इसको बांटा जाता है। जैसे ब्लड पिक्चर में जब देखते हैं हम, तो एक होता है माइक्रोसिटिक, एक नॉर्मोसिटिक और एक माइक्रोसिटिक। माइक्रोसिटिक में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स की साइज होती है वो छोटी हो जाती है, नॉर्मल साइज से छोटी हो जाती है, तो वो माइक्रोसिटिक एनीमिया कहलाता है। नॉर्मोसिटिक, उसमें नॉर्मल रहता है, रेड ब्लड सेल्स की साइज बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन वो एनीमिया कहलाता है क्योंकि उसका कारण होता है कि ब्लड लॉस हो गया। अब कोई बीमारी तो है नहीं पेशेंट को, अचानक से एक्सीडेंट हुआ, ब्लड लॉस हो गया, उसका सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ब्लड लॉस ज्यादा होने की वजह से उसको एनीमिया हो गया। ऐसे एनीमिया को हम नार्मोसिटिक एनीमिया की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा हो गया माइक्रोसिटिक, जो हमारे सेल्स की साइज होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, आरबीसी की साइज जो होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसके वजह से जो एनीमिया होती है उसको बोलते हैं हम माइक्रोसिटिक एनीमिया। और ये विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से होती है। जो एनीमिया विटामिन बी 12 और फोलेट डिफिशियंसी से होगी उसको विटामिन बी 12 बोलेंगे। अब हम जिसके बारे में बात की, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया,
विटामिन B12 एनीमिया, और कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन में एनीमिया हो सकती है हम उसको डिस्कस करेंगे। जो सबसे कॉमन एनीमिया होती है, सबसे कॉमन जो पाई जाती है, वो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्यों होती है? नाम में ही इसके लिखा हुआ है आयरन डिफिशियंसी, मतलब आयरन की कमी से ये होती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए आयरन बहुत ही हीम जो word होता है उसका मतलब आयरन होता है, तो उसके फॉर्मेशन आयरन बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, फोलेट हो गया, प्रोटीन हो गया, सबकी जरूरत पड़ती है। उसी तरह आयरन की भी जरूरत पड़ती है। जब आयरन प्रॉपर मात्रा में हमारी बॉडी में नहीं जाता है तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? पुअर डाइट, मतलब पेशेंट जो है वो डाइट अच्छी से नहीं ले रहा है, आयरन की डाइट नहीं ले रहा है। प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि महिलाओं को आयरन की डिमांड बॉडी में ज्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से उनको हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से हो सकती है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसके सॉरी से, सर जी डिस्टर्बिंग यू। एक्चुअली जी थोड़ी जी, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, एक बार ये चेक कर अच्छा लीजिए। जी जी। अच्छा, अभी भी ब्रेक हो रही है? अभी ठीक आ रही है सर। अभी ठीक आ रही है? हाँ जी हाँ जी। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है। जी, यस सर, कंटिन्यू सर। तो हाँ, तो हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बात कर रहे थे, जो डाइट प्रेगनेंसी वार इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट बहुत फटीग रहेगा, बहुत थकान होगी, कमजोरी होगी, पीलापन पड़ जाएगा शरीर में, और उसको चक्कर आएंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसके ट्रीटमेंट में हम उसको आयरन रिच डाइट देंगे, आयरन सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, और जो भी कंडीशन है जैसे वार्म इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेंगे। दूसरा हो गया मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से होता है। तो इसके नाम में मेगैलोब्लास्टिक, इसका साइज बड़ा हो जाता है क्योंकि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट में हम देंगे विटामिन B12 के इंजेक्शन लगाते हैं, मिथाइल कोबालामिन के, और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंटेशन देते हैं। तीसरा है ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है इसमें कि बोन मैरो जो होता है वो इनफ आरबीसी नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, रेड ब्लड सेल्स नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, जिसकी वजह से ए प्लास्टिक एनीमिया होती है। इस कंडीशन में सप्लीमेंटेशन से काम नहीं चलता, इंजेक्शन से काम नहीं चलता है। जब उसका आरबीसी बन ही नहीं रहा है तो इस कंडीशन में आप कितना भी उसको टैबलेट दोगे, इंजेक्शन लगाओगे तो काम नहीं करेगा। इस कंडीशन में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है, या फिर हम और सीवियर केसेज में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कराते हैं। ऐसे ही है, फोर्थ पे है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक जैसे नाम से ही है, हीमोलिसिस मतलब वो ब्लड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज ब्लड के खिलाफ काम करने लगती हैं और एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होने लगता है आरबीसीज का। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, या ये जेनेटिक डिजीज भी होता है। इसमें डिस्ट्रक्शन आरबीसीज का ज्यादा होता है, इसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। तो कॉज में हम लोगों ने देख लिया, न्यूट्रिशनल का हो गया, जैसे आयरन, विटामिन B12 और फोलेट की डिफिशियंसी से। मेडिकल में हो गया, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो, कैंसर हो, या एप्लास्टिक एनीमिया हो। जेनेटिक में हो गया थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया है। और अदर्स में हो गया प्रेगनेंसी है, या उसको ब्लड लॉस हो रहा है, एक्यूट ब्लड लॉस हो गया है, इस वजह से हो सकता है। अब हम इसमें डायग्नोसिस क्या क्या बनाएंगे? जब पेशेंट आएगा हमारे पास तो उसकी हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे पूछना पड़ेगा कि आप डाइट क्या लेते हो। कई बार ग्रामीण इलाके में लोग रहते हैं, रूरल एरियाज में, तो उनकी डाइट सही नहीं होती है, उस वजह से भी उनके डाइट में विटामिन B12, आयरन की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसके वजह से भी वो एनीमिक हो जाते हैं। कोई महिला आ रही है, कोई किशोरी आ रही है, उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे हम। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेना इसलिए जरूरी है कि क्या उसको जो ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, वो रेगुलर है, 5 डेज तक है, या फिर ज्यादा हो रही है, 5 डेज से ज्यादा हो रही है।
अगर इस कंडीशन में उसको मेनोरेजिया हो रहा है, ज्यादा हो रही है ब्लीडिंग, तो वो एनेमिक होगी, बिल्कुल होगी। तो हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। कोई और पेशेंट आया मान लीजिए, तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री लेंगे, जैसे उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको पायल्स तो नहीं है, उसको कोई इन्फेक्शन वार्म इन्फेक्शन तो नहीं है कभी, उसको फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि फैमिली में क्या कभी ऐसा तो नहीं है कि किसी को और आपके फैमिली में, क्योंकि ये जो जेनेटिक थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये जेनेटिक बीमारियां हैं। तो इसलिए फैमिली हिस्ट्री भी लेना उतना ही जरूरी है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो हम करेंगे पेशेंट का, वो हम देखेंगे, आंखों के नीचे देखते हैं कि पेलनेस तो नहीं है, स्किन देखते हैं, नेल में चेंजेस होता है, नेल्स जाते हैं, वो देखते हैं। और इसमें जांच क्या क्या हम कराएंगे, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो जांच है वो सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसका कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, आरबीसी काउंट देखेंगे, फेरेटिन देख सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए। उसके विटामिन बी 12 का लेवल देखेंगे कितना है। और बोन मैरो की भी स्टडी होती है सीवियर केसेस में, जैसे ए प्लास्टिक एनीमिया अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम बोन मैरो स्टडी कराएंगे कि कहीं ये अ, हमारा आरबीसी ऐसा तो नहीं कि बन ही नहीं रहा है बोन मैरो में। तो इसलिए ये रूल आउट करना बहुत जरूरी है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, दो ट्रीटमेंट, दो प्रकार से हम इसका कर सकते हैं। एक मेडिकल है, एक डाइटरी है। तो डाइटरी में तो खाने से करके कर सकते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट में हम उसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में डिवाइड करके उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए कि 10 से 12 या 13 के बीच में उसका हीमोग्लोबिन है, कोई महिला है 12 होना चाहिए, 12 से नीचे है, 10 और 12 के बीच में है, तो माइल्ड में आएगा। फिर 10 और 7 ग्राम पर, 10 से 10 ग्राम पर रियल बीच में है तो मॉडरेट में आएगा। और 7 ग्राम से नीचे अगर किसी का जा रहा है हीमोग्लोबिन, तो वो सीवियर में आएगा, सीवियर एनीमिक कहलाएगा। उस हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो माइल्ड माइल्ड एनीमिक है, उसको हम टैबलेट दे सकते हैं, आयरन की टैबलेट दे सकते हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट दे सकते हैं। मॉडरेट में है पेशेंट, तो उसको इंजेक्शन लगा सकते हैं आयरन सुक्रोज का, और विटामिन के इंजेक्शन, मेथिल कोबालामिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। टैबलेट के साथ साथ में इंजेक्शन भी दे सकते हैं। और जो सीवियर केसेस होते हैं, जिसमें 7 से नीचे 6 से नीचे पेशेंट का हीमोग्लोबिन जा रहा है, तो उसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही कराना ऑप्शन बचता है, क्योंकि उस कंडीशन में इंजेक्शन और टैबलेट से काम नहीं चलता है, क्योंकि पेशेंट सीवियर एनीमिक हो चुका होता है। और डाइटरी चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं, उसको पेशेंट को बोल सकते हैं कि आयरन रिच डाइट ले, जैसे कि स्पाइनच हो गया, बीटरूट हो गया, दाल्स हो गई, जैगरी हो गया, तो ये सब खाने के लिए बोल सकते हैं। अगर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है, तो उसको हम मीट, फिश, एग ये सब खाने की सलाह दे सकते हैं। और विटामिन सी रिच फूड खाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का होना बहुत जरूरी होता है, वो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है। इसीलिए हम कभी कभी जब पेशेंट्स को टैबलेट, ऐसा नहीं कि आयरन ले रहा है, पता चला कि एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, आयरन की टैबलेट ले रहा हो और उसको एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम साथ में विटामिन सी की भी टैबलेट देंगे। और उसको ये बोलेंगे कि खाने के बाद चाय, कॉफी हो गया या कैल्शियम रिच फूड जो हो गया, वो नहीं लेना है। क्योंकि आयरन के साथ अगर हम चाय, कॉफी ये सब लेते हैं, तो वो उसके एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, तो आयरन हमारे बॉडी में डिजॉल्व नहीं हो जाएगा। इसीलिए जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनको आयरन और कैल्शियम एक समय में खाने के लिए नहीं बोला जाता है। ये उनको सलाह दी जाती है कि आयरन आप मॉर्निंग में ले लेना, कैल्शियम शाम को ले लेना, या कैल्शियम दूसरे टाइम पे लेना, आयरन दूसरे टाइम पे, क्योंकि कैल्शियम रिच फूड जो होते हैं वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। इस वजह से हम ऐसा करते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है,
एनीमिया इन प्रेगनेंसी, क्योंकि रूरल एरिया में ये बहुत कॉमन होती है। पेशेंट या उसके घर वालों को उतना हेल्थ नॉलेज नहीं होता है, जिसके वजह से मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है प्रेगनेंसी में औरतों का। तो एनीमिक जो होती हैं वो प्रेगनेंसी में एनीमिया जो होता है वो बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। इसके इसके वजह से क्या क्या हो सकता है मदर को, उसको वीकनेस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, और सीवियर केसेस में मदर की डेथ भी हो सकती है अगर वो सीवियर एनीमिया में चली गई। तो इसलिए रूल आउट करना प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी होता है एनीमिया को। और बेबी को भी इफेक्ट कर सकता है एनीमिया। बेबी को इफेक्ट कैसे कर सकता है कि मेंस्ट्रुएशन सही से नहीं होगा तो लो बर्थ वेट होगा, प्री मैच्योर बेबी हो सकता है, और जो डेवलपमेंट होगा बच्चे का वो पुअर होगा, वो अच्छे से डेवलप नहीं करेगा। अगर विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड इसकी कमी रहेगी तो कभी भी बच्चा पुअर डेवलपमेंट होगा उसका, और अच्छे से वो उसके ऑर्गन जो हैं, हाथ पैर हैं या कहीं ना कहीं ब्रेन में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। जो जैसे कहते हैं कि बच्चा अपंग पैदा हो गया है, गांव में लोग बोलते हैं, और गांव में सब ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हेल्थ एजुकेशन वहाँ पे नहीं होता है, और उनको जानकारी के अभाव में ये चीजें होती हैं। उनको आयरन, फॉलिक एसिड की महत्वता पता नहीं होती है कि कितना जरूरी है ये प्रेगनेंसी में हमें लेना। तो प्रिवेंशन के लिए, इसके बचाव के लिए क्या करेंगे, आयरन, फॉलिक एसिड की टैबलेट देंगे। उनको डाइट के बारे में एजुकेट करेंगे कि डाइट लेना बहुत जरूरी है, आयरन रिच डाइट लीजिए। और सबसे जरूरी है एंटेनेटल चेकअप करवाते रहिए, हर महीने में चेकअप करवाएं, की जांच करवाइए, ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहिए, सीबीसी करवाते रहिए, जिससे ब्लड पिक्चर में हम देख सकें कि कहीं पेशेंट जो है, प्रेग्नेंट वुमेन है, एनीमिया की तरफ तो नहीं जा रही है। और पेशेंट को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, उसको अ, इसकी वैल्यू बताना बहुत जरूरी है कि डाइट का कितना बड़ा रोल है उसके प्रेगनेंसी में और उसके बच्चे दोनों के लिए। एनीमिया जो है वो बहुत कॉमन बहुत कॉमन ब्लड डिसऑर्डर है इंडिया में, लेकिन ये प्रिवेंटेबल भी है और ट्रीटेबल भी है। बस सही समय पे अगर हमें पता चल जाए कि पेशेंट एनीमिक है तो वो आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। बस अर्ली डायग्नोसिस से, प्रॉपर न्यूट्रिशन से, सप्लीमेंटेशन से और पब्लिक अवेयरनेस से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो एनीमिया के ऊपर तो वो पूछ सकते हैं। ओके। ओके सर, थैंक यू। तो सभी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है वो अपने क्वेश्चन जो है सर से पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, वॉइस आ रही है। न्यू जी लाइफ हेल्थ केयर, पूजा मैम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं सर। जी जी, बताएं। सर अपने आप को माइक से अनम्यूट कर लीजिए, मेरे एंड से अनम्यूट हैं सर सभी। अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स पे भी आप डाल सकते हैं। सर माइक पर क्लिक कीजिए, न्यू लाइफ हेल्थ केयर, सर माइक पर क्लिक कीजिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर वीडियो के बराबर में माइक है सर, उस पर क्लिक कीजिए। मे बी मैम अभी दोबारा आ रहे हैं सर ना। ओके, कोई बात नहीं। तो और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर, अभी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट है एनीमिया से रिलेटेड। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि एनीमिया का जी बेसिक
रूट कॉज क्या होता है सर? किस वजह से हो सकता है बच्चों में स्पेशली? किन चीज़ों का ध्यान रखें कि उनमें एनीमिया का इश्यू ना आए? तो सर इसके बारे में थोड़ा-सा आप बता दीजिए। बच्चों में जो रूट कॉज होता है वो मेनली जो होता है कि वो डाइट का ही होता है। जी, अगर बच्चों में पहले तो बात है कि अगर माँ के शरीर में अगर आयरन की कमी है तो बच्चे में भी हो सकती है प्रेगनेंसी के ही दौरान। इसलिए मदर को आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट देना बहुत जरूरी होता है। जी, और अगर बच्चा फीडिंग नहीं कर रहा है सही से तो उस कंडीशन में भी उसको आयरन की कमी हो सकती है। और मेन जो है आयरन रिच डाइट ही देना होता है बच्चों को, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, तो और हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई। जी, डाइट उनकी सही रहेगी तो वो एनीमिक नहीं होंगे। और ओके, कोई और कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन अगर है तो फिर उसको ट्रीट करना होगा। लेकिन फर्स्ट जो कॉज होता है वो मेन डाइट का ही होता है बच्चों में। ओके। सर जी ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है कि वेजिटेरियन लोगों के पास अक्सर जो है प्रोटीन या फिर आयरन के सोर्सेज़ के जो है कमी होती है। यूजुअली बोला जाता है कि आप पालक जी जी खिलाएँ या खाएँ, उससे क्या है आयरन जी का जी जो कमी है, डेफिशिएंसी है वो। तो सर क्या जी ये जी मतलब जी। पालक ही खिलाना इनफ है कि उससे ही आयरन की डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगी? या मतलब कुछ और नहीं, भी हम चीज़ें कर सकते हैं? बहुत सारे सोर्सेज हैं आयरन की डिफिशियंसी दूर करने के लिए वेज में, सिर्फ जी। पालक ही नहीं है। जी, जी। पालक तो है, पालक तो है सबसे ऊपर, बट पालक के अलावा और भी चीजें हैं, जैसे चना हो गया, जैगरी हो गई। जैगरी जानते हैं, गुड़ जो होता है। एग्ज़ैक्टली, अगर चना यस। गुड़ लेते हैं तो उससे साथ में जब लेते हैं तो उससे बहुत अच्छा आयरन मिलता है। राजमा होता है, किडनी बीन्स जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है। जो लेंटिल्स, जो दालें होती है हमारी, खास करके जो मूंग दाल होती है, जी, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। सोयाबीन हो गया, सोयाबीन में प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जी, कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे किशमिश होती है, खजूर हो गया, इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। जी। थैंक यू सर। कमलेश गौरव जी का जी क्वेश्चन है, हैंड रेज़ किया है और न्यू लाइफ क्लिनिक का भी क्वेश्चन है, उन्होंने कमेंट में डाला है निमित सर, आप देखिए। जी बताएं। सर एक क्वेश्चन आया है थैलीसीमिया के बारे में, बताइए सर थैलीसीमिया। अच्छा, थैलेसीमिया एक बहुत ही माइनर डिसऑर्डर है। एनीमिया उसकी वजह से होता है। तो थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक बीमारी होती है। अगर माता पिता के डिफेक्टिव जीन है तो वो बच्चों में मिल सकती है वो बीमारी। इस बीमारी में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हीमोग्लोबिन का जो डीएनए, हीमोग्लोबिन सही तरीके से काम नहीं करता है उसमें। और पूरी प्रचुर मात्रा में जितना हीमोग्लोबिन बनना चाहिए हमारी बॉडी में, उतना बन नहीं पाता है। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं बन पाएगा जितनी मात्रा में चाहिए तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। आरबीसी टूटने लगता है, खराब होने लगता है। तो आरबीसी, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल आरबीसी की 120 दिन होती है। 120 दिन तक वो रहता है आरबीसी हमारे बॉडी में, फिर उसके बाद टूटता है। लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन की थैलेसीमिया में, तो आरबीसी बहुत जल्दी टूटने लगता है। और प्री मैच्योर, मतलब मैच्योर ही नहीं हुआ आरबीसी, 120 दिन होना था और उसके पहले ही वो प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो उसके वजह से थैलेसीमिया हो जाती है। ओके। और सर एक और क्वेश्चन आया जी है बीएस यादव जी का। जी जी लो लो हीमोग्लोबिन जी। में प्लस बीपी हाई हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन कम है और बीपी हाई होने लगता है, तो सर क्या रीजन हो सकता है? हाँ, लो हीमोग्लोबिन है पेशेंट का और बीपी हाई है। हाँ यस सर। इस, तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है। पेशेंट पहले से हाइपरटेंसिव है, वो वो प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ेगी ना पेशेंट की, कि पेशेंट कहीं पहले से हाइपरटेंसिव तो नहीं है। कोई उसको रूल आउट करना पड़ेगा, सीकेडी तो नहीं है, क्रोनिक किडनी डिजीज तो नहीं है। किडनी का भी इशू हो सकता है। और हो सकता है कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, तो वो रूल आउट करना पड़ेगा, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, उस हिसाब से ट्रीट करेंगे पेशेंट को।
ओके जी ओके सर, सर। अजाम जी का भी एक क्वेश्चन है, पाइल्स जी ब्लीडिंग बताएं। में बेहतर दवा कौन सी है? पाइल्स में। पाइल्स में ब्लीडिंग होती है अगर, तो उसके लिए बेहतर दवाई कौन सी है सर? देखिए पाइल्स में ब्लीडिंग को रोकने के लिए तो कोई दवा वैसे सबसे बढ़िया जो दवा होती है वो फ्लेवोनाइड्स होती है। ये वेन्स को ब्लीडिंग जो होता है तेजी से उसको रोकती है, फ्लोनाइड्स होती है, कैल्शियम डोबासिलेट होती है, और कुछ पेन किलर्स होते हैं जैसे आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। साथ में हम एनेस्थेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी कुछ ऑइंटमेंट आते हैं, जैसे एनोवेट क्रीम हो गया, स्मथ क्रीम हो गया, उसको लोकल अप्लाई करते हैं एरिया पे आफ्टर डिफेकेशन, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी, जो टाइम करना होता है। और अगर पाइल्स बहुत सीवियर कंडीशन में है तो सबसे बढ़िया इलाज उसका ऑपरेशन ही होता है। ओके। और सर मेरा यहीं से ही एक क्वेश्चन है सर, पाइल से। तो सर मैंने जी जी देखा है कि जी कुछ डॉक्टर जो होते हैं, पाइल्स का अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो जी बोलते जी। हैं कि एक मतलब टब में फिटकरी डाल के उसमें 15 मिनट तक बैठना है। तो उससे क्या मतलब क्या फायदा होता है पेशेंट को? क्या ब्लीडिंग रुक जाती है, या फिर जो मास हो सकता है कि आउटसाइड आ रहा है बाहर की तरफ, वो कम हो जाता है? तो सर यहाँ पे फिटकरी का क्या रोल है? देखिए फिटकरी का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बैठ सकते हैं, बस उसमें ये है कि कुछ लोग फिटकरी डाल के बैठते हैं, कुछ लोग बिटाडीन डाल के बैठते हैं। तो वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है बस। बट उतना कोई इंपॉर्टेंट रोल उस चीज का नहीं है। वो कोई परमानेंट क्योर नहीं है कि फिटकरी डाल के बैठ गया या फिटकरी लगा लिया तो ब्लीडिंग रुक जाएगी या पाइल्स रुक जाएगा। ये कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है। ये बस ये है कि कुछ देर के लिए सिम्टम्स जो है वो सबसाइड हो सकता है, बट ये परमानेंट क्योर नहीं है उसका। ओके ओके सर, थैंक यू। और जी। सर डॉक्टर कमलेश गौरव जी का क्वेश्चन आया है, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी के कारण एवं नुकसान। विटामिन डी, अगर विटामिन बी 12 कम है तो बॉडी में क्या उसको एनीमिया भी हो सकता है, या इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, विटामिन बी की अगर कमी है तो उसको बिल्कुल एनीमिया हो सकता है। विटामिन बी 12 की, जैसा कि मैंने बताया आपको, विटामिन बी 12 की कमी से मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया होती है, और विटामिन बी 9 जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं, उसकी कमी से भी एनीमिया होती है। तो विटामिन बी तो बहुत जरूरी है लेना, अगर उसकी कमी होगी तो एनीमिया होगी। हाँ, लेकिन विटामिन डी की कमी से एनीमिया नहीं होती है। विटामिन डी लेना चाहिए सबको, क्योंकि वो उसके वजह से भी थकान हो सकती है बॉडी में, और किडनी का फंक्शन बिगड़ जाता है, और बोन्स के लिए जरूरी होता है, तो उसका रोल दूसरा होता है। बट हाँ, विटामिन डी की भी कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, और विटामिन बी की भी कमी नहीं होनी चाहिए। ओके। जी तो सर ये विटामिन बी 12 है, तो ये क्या अगर कोई एडल्ट पेशेंट है कि 25 या 30 साल की एज है पेशेंट की, क्या ये जी जी। विटामिन बी 12 उसके हार्ट को मतलब इफेक्ट कर सकता है? कमी है अगर विटामिन बी 12 की? विटामिन बी 12 की कमी है तो हार्ट पे इफेक्ट नहीं होगा। विटामिन बी 12 की कमी है तो वो तो और ब्लड वेसल्स और हार्ट बीट्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। हार्ट फ्रेंडली होता है विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 12 से ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। ओके ओके ओके। जी तो जी। नेक्स्ट वो क्वेश्चन अच्छा प्लीज। होता है, हार्ट फ्रेंडली होता है। ओके ओके सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट जी। क्वेश्चन प्लीज। और कोई हेल्थ पार्टनर है जिनका क्वेश्चन है, सर से पूछ सकते हैं। न्यू लाइफ हेल्थ केयर जी, अगर आपसे अनम्यूट नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, आपका क्वेश्चन हम सर से पूछ लेंगे। बाकी एचपीज भी अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
सर क्या चाय और कॉफी के वो कंज्यूम करने से भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है? उसको बोलते हैं कि आयरन सोख लेता है चाय, या उससे आयरन को सोख नहीं नहीं, लेता आयरन का एब्जॉर्प्शन होने नहीं देता है। है। अच्छा, टी ऑब्जर्व। और कॉफी जो होता है वो ओके। एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है। अगर हम, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ले सकते हैं। अगर सबको आदत होती है लेने की तो वो अचानक से ऐसे छोड़ नहीं सकते, बट हमें खाने के तुरंत बाद जो है टी कॉफी अवॉइड करना चाहिए। जी। जी, क्योंकि वो जो खाने में हमारे, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज ले रहे हैं उसमें आयरन की मात्रा है, तो वो उसके आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। इस वजह से खाने के बाद नहीं चाय कॉफी पीने की सलाह दी जाती है। ठीक है सर। कैसे? जी मैम एक बार आप अनम्यूट करके देखना इनको, न्यू लाइफ हेल्थ केयर जी को। जी सर, मैं करती हूँ। न्यू लाइफ। सर एक क्वेश्चन आया है, इन लार्ज स्प्लीन स्प्लीनोमेगैली के हम्म। बारे में पूछना चाह रहे हैं सर। इनलार्ज। हाँ, स्प्लीनोमेगैली, लार्ज स्प्लीन सर, इसके बारे में अच्छा अच्छा। पूछ रहे हैं डॉक्टर जे के हाँ सिंह। न्यू लाइफ हेल्थ केयर जी, अभी अनम्यूट करिए। मेरे एंड से देखिए अनम्यूट हैं सर, बट उनके साइड से म्यूट है यहाँ पे। देखिए, जो इनलार्ज स्प्लीन होता है, स्प्लीन बहुत कारणों से हो सकता है। उसके एक कारण नहीं होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन जो होता है वो इन्फेक्शन हो गया, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया, जैसे मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, इंडोकार्डाइसिस हो गया, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, कोई मलेरिया है, टाइफाइड है। इसमें भी स्प्लीन का साइज बहुत तेजी से बढ़ता है। इस वजह से हो सकता है लीवर की कोई बीमारियां हैं, जैसे लीवर सिरोसिस वगैरह है तो पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उस वजह से भी स्प्लीनोमेगैली हो जाती है। ब्लड कैंसर हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, उसमें भी स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया में आरबीसी नॉर्मल से ज्यादा टूटने लगते हैं, बहुत ज्यादा टूटते हैं। तो जब बहुत ज्यादा टूटते हैं तो वो फिर स्प्लीन में ही जाके इकट्ठा होते हैं। इस वजह से टूटे हुए को जो आरबीसीज होते हैं वो स्प्लीन में इकट्ठा होता है, तो स्प्लीन की साइज उसकी वजह से भी बढ़ जाती है। जी हेलो। जी यस सर, पूछिए जी सर। जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड जय। आफ्टरनून, बताइए। हाँ जी सर, ये एक्चुअली प्रेगनेंसी में हम लोग आयरन दे रहे हैं, फिर आयरन सुक्रोज के बाद फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज देने के बाद भी मतलब आयरन डेफिशिएंसी रह जाता है मतलब मरीज को। ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो इतना आयरन रिच फूड देने के बाद भी ये तकलीफ है पेशेंट को, ऐसा क्यों हो सकता है? प्रेगनेंसी को आयरन दे रहे हैं जी जी, फिर भी उसको। प्रेगनेंसी में सर आयरन सुक्रोज जी इंजेक्शन लगता है मरीज को, आयरन रिच डाइट ले रहा है, आयरन की हाँ टेबलेट हाँ। ले रहा है, फिर भी जी जी। हीमोग्लोबिन की कमी रह जाती है। वो सर ये क्या कारण है? कितनी कमी रह जाती है ये और कौन कमी सा सर सात, ट्राइमेस्टर है? देखिए, हाँ हाँ, वो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर है। हाँ, जी हाँ, देखिए प्रेगनेंसी में अगर ये हो सकता है कि उनका आयरन एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रहा हो, आयरन जी ले रही है लेकिन एब्जॉर्ब ना हो रहा हो। जी ठीक। एसिडिटी या कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली हो सकता है सेम टाइम पे ज्यादा डिफरेंस ना होता हो। तो इसलिए जैसे मैंने बताया अपने वेबिनार में कि कैल्शियम की गोली और आयरन के बीच में कम से कम 12 घंटे का डिफरेंस रखिए। एक दवा सुबह दे रहे हैं तो एक शाम को दीजिए, 7 महीना भी आयरन कैल्शियम। और अच्छा जो पेंटोसिड वगैरह टैबलेट होती हैं वो भी एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं आयरन के। प्लस चाय हो गया, दूध अच्छा हो गया, अच्छा। ये सब कॉफी हो गया, ये सब भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है बहुत ज्यादा। पेट में कोई इन्फेक्शन है, मान लीजिए एच पाइलोरी का इन्फेक्शन वगैरह है, वो भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो उनको सबसे पहले ये बोलिए कि वो डाइट कैसे ले रही हैं, आयरन कैल्शियम साथ में तो नहीं ले जी रही हैं। और जी जी। जो एंटासिड दवाइयां ले रही हैं उसके वजह से भी होता है, उसका उसका ज्यादा सेवन तो नहीं कर रही हैं। जी ये सब पहले रूल आउट करिए। जी अच्छा अच्छा, उसमें सर जी, वो विटामिन सी की टैबलेट उसमें साथ में दे सकते हैं? बिल्कुल देना चाहिए। विटामिन सी की अच्छा। टैबलेट देंगे तो उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा और जी एब्जॉर्प्शन ज्यादा करने में मदद करता है। इसलिए
आप आयरन के साथ विटामिन सी ऐड कर दीजिए और कैल्शियम और आयरन में 12 घंटे का डिफरेंस रखिए। तो सेम प्रिवेंशन यही करना है कि वो, और जी अगर पेंटोप्राजोल या कोई पीपीआई ले रहा है तो उसको भी थोड़ा सा डोज कम करके दिया जा सकता है। avoid करिए। पहले तो बोलिए कि अगर एसिडिटी नहीं हो रही है तो अवॉइड करिए, और बहुत ज्यादा हो रही हो तब लीजिए, दिन में एक बार लीजिए। जी और जी जी आयरन जी और जी। उसके बीच में भी और डिफरेंस रखिए, आयरन और क्योंकि वो कैल्शियम का जो है कम से कम 8 घंटा का डिफरेंस होना चाहिए। 8 से 10 घंटा का डिफरेंस 8 से रखिए। 10 घंटा। जी ठीक। जी जी ठीक है। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सॉरी, वीवो फोन है, एचपी का नाम पता नहीं क्या है, उन्होंने क्वेश्चन किया है, सिकलिंग में आयरन मेडिसिन दे सकते हैं क्या? किसमें? सिकलिंग, सिकलिंग मतलब बीमार है पेशेंट? सिकलिंग लिखा हुआ है अभी सर, अपने आप को आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। सिकलिंग सिक मतलब तो बीमार ही होता है। हिंदी में लिखा है सिकलिंग। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीसी में आयरन डेफिशिएंसी कैसे पता करें? सीबीसी में आयरन डिफिशियंसी पता करने के लिए आपको सबसे पहले जो सीबीसी होता है, सीबी जो ब्लड पिक्चर होती है वो देखनी पड़ेगी। एक उसमें एमसीवी पैरामीटर 80 टू 100 नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर वो 80 से नीचे आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखती है ब्लड पिक्चर में, हमें पेंसिल सेल्स दिखते हैं। पेंसिल सेल्स अगर हमें दिख रहे हैं, पैथोलॉजिस्ट को दिख रहे हैं, सबसे पहले आप जिस पैथोलॉजिस्ट के पास करा रहे हो उससे बोलो कि मुझे जीबीपी लिख के दो, जनरल ब्लड पिक्चर। जब वो जीबीपी लिखेगा तो वो एक्सप्लेन करेगा कि मुझे पेंसिल सेल्स दिख रहे हैं, मुझे माइक्रोसिटिक सेल्स दिख रहे हैं, आरबीसी की साइज छोटी है। उससे आप रूल आउट कर सकते हो कि इसको आयरन डिफिशियंसी है। जी, और सर यहाँ पे जी सिकलिंग का मेरे ख्याल से एचपी ये पूछना चाह रहे हैं, सिकल सेल अनीमिया की जो समस्या होती है, जो जेनेटिक बीमारी होती है, उसके बारे में हम्म। सवाल है मेरे ख्याल से सर ये। अच्छा, सिकल सिकल सेल एनीमिया के बारे में पूछ रहे हैं? जी जी जी। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि यह भारत में बहुत खास करके जैसे जो ट्राइब्स एरिया होते हैं, रूरल बेल्ट होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा होती है ये बीमारी। ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो साइज होती है वो सिकल हंसिया जानती हैं आप लोग, जानते होंगे, जो ऐसे इस शेप का होता है, हंसिया के शेप का होता है। तो जो आरबीसी की साइज वो हंसिया के शेप की हो जाती है, सिकल सेल की हो जाती है। तो उस वजह से ये बीमारी होती है। और इसमें जो नॉर्मल आरबीसी मैंने बताया कि 120 दिन में टूटता है एक नॉर्मल आरबीसी, तो इसका जो 6 सेल वाला आरबीसी होता है वो 10 से 20 दिन में ही टूट जाता है। जब टूट जाता है, जब आरबीसी बनेगा ही नहीं तो हीमोग्लोबिन कहाँ से बनेगा? और जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो खून की बहुत भारी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट एनीमिक हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिक। जी सर, धन्यवाद। ओके सर, सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, कि जैसे कि कोई कि किसी पेशेंट को किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक है, पीआरबीसी देना है, ठीक है, हम्म। तो जब उस पेशेंट को एक मतलब सैचेट दिया जाता है पीआरबीसी का, ठीक है सर, तो सर वो पीआर पीआरबीसी जब लगाने से पहले उसको डॉक्टर बोलते हैं कि उसको छाती के लगा के रखो यहाँ पर अंदर हम्म। कपड़े में, तो सर वो क्या रीजन है कि उससे क्या मतलब हीट के कारण डैमेज हो सकता है वो पैकेट, या फिर क्या रीजन है उसको यहाँ पर छाती से लगाने के लिए बोलते हैं कि जब तक वो उसको मतलब पेशेंट को चढ़ेगा नहीं तो उसको यहाँ पर लगा के रखना है अंदर छाती के, तो वो कि अधिकतर डॉक्टर बोलते हैं कि इसको यहाँ पर लगा के रखिए जब तक नहीं चढ़ेगा, तो सर क्या रीजन है सर? उसका कोई कोई उसका ऐसे मेडिकल रीजन उसका कुछ नहीं है। जब हम ब्लड निकालते हैं ब्लड बैंक से तो ठंडा रहता है। ठीक, जब ब्लड बैंक से निकालते हैं हम आरबीसी चढ़ाने के लिए तो बैग ठंडा रहता है ना,
तो उसको थोड़ा गर्म करने के लिए वो बोलते हैं कि ऐसे रख लीजिए वैसे रख लीजिए, बट उसका कोई लगाने से कोई उसका रोल नहीं है। ओके। जी ओके सर, थैंक यू। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जिनका क्वेश्चन है? जी। एग्जाम जी का आंसर है पाइल्स की क्वेश्चन है, सॉरी, पाइल्स की वजह से ब्लड के कम हो गया है तो सिरप या टैबलेट बताएं। इसमें मैं थोड़ा सा सुजेशन देना चाहूंगी सर, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, पेशेंट की एज मैटर करती है, सारी चीजें। हम आपको यही सुजेस्ट करेंगे कि अगर जी आपके जी। पास में, जी, अगर आपके पास में ऐसा कोई पेशेंट है तो आप उनको डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं। हाँ तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी जी, जी बिल्कुल। क्योंकि उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी प्रॉपर, कितने दिन से है, कौन किस तरीके का पाइल्स है, आउटर है इनर है, कोई बिल्कुल। मेडिकल कंडीशन और तो नहीं है। जी जी, जी और बिल्कुल। जनरल ब्लड पिक्चर क्या आ रही है एनीमिया की, उस हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे ना। जी, आप सर सभी एक को अभी पता लग गया है कि डॉक्टर को कितनी अच्छी जानकारी है हर चीज के रिगार्डिंग, अनीमिया ही नहीं, अगर और भी समस्या के पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप गाइड कर सकते हैं। देव सिंह जी का क्वेश्चन है, सीबीसी में जी आयरन, ये तो हमने क्लियर कर दिया है देव सिंह जी, आप शायद थोड़ा लेट हो गए हैं, सर ने बता दिया है सीबीसी में आयरन डेफिशिएंसी कैसे पता करें। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ उनको। सर, जी, सीबीसी में जब मैंने बताया कि सीबीसी में एक पैरामीटर होता है एमसीवी, जिसकी वैल्यू 80 टू 100 होती है पर लीटर, नॉर्मल होती है। 80 से अगर कम आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, और आयरन डिफिशियंसी में उसको रूल आउट करते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। और जब आप अपने पैथोलॉजिस्ट से बोलोगे कि मुझे जीबीपी लिख के दो, सीबीसी की जीबीपी लिख के दो, तो उसमें पेंसिल सेल्स बहुत ज्यादा दिखेंगे, जो आरबीसी में होते हैं पेंसिल सेल्स दिखते हैं, जिसकी वजह से आप डायग्नोज कर सकते हो कि पेशेंट को 100% कंफर्म है इसका 80 से नीचे है, एमसीवी सेल्स दिख रहे हैं, तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जी, उम्मीद है सर आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर से मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर ऐसे कोई पेशेंट है तो आप डॉक्टर से उनका कंसल्टेशन कराएं। एक और क्वेश्चन है मिलिंद जी का, अगर HB 5 ग्राम है और B12 170 है तो इसको आयरन सक्रोज लगाया जा सकता है, और लगाना है तो क्या ध्यान रखना है? पेशेंट की एज क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, एक बार उनसे पूछिए। मिलिंद जी, अगर आपने आपको अनम्यूट करके आप क्लियरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक्टर से, थोड़ा अदरवाइज सा आप। मैम, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा मिलिंद जी, देखिए, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन जो है 5 ग्राम है, सर ने बताया है कि लेस देन 8 है या लेस देन 7, लेस इससे देन कम है। 7 है, हाँ हाँ, तो उसको इंजेक्शन और टैबलेट नहीं, उसको पीआरबीसी आपको ट्रांसफ्यूज कराना ही पड़ेगा। और आप जी बता रहे जी हैं कि 5 है, तो इस कंडीशन में तो बिल्कुल उसको ये एक सीवियर एनीमिया का पेशेंट है, जी इसमें जी आप उसको इंजेक्शन और टैबलेट नहीं दे सकते हैं, आप उसको पीआरबीसी आपको मस्ट है ट्रांसफ्यूज कराना ही पड़ेगा। जी जी सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ और जब एक्चुअली एक बार मिलिंद आप सर उसको, से ना, कि एक बार जी जी, आप कि पेशेंट को बुलाओ और सर से परामर्श ले लीजिए, क्योंकि हाँ हीमोग्लोबिन हाँ हाँ, 5 है वो बहुत कम है। इस केस बहुत में आप सीवियर एक है। बार सर से परामर्श ले लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा सर। हम्म। बिल्कुल सर। 5 में तो उसको सिम्टम्स भी आ रहे होंगे, और तो एक बार पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेके उसको क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये बहुत सीवियर एनीमिया का केस है 5 है तो। बिल्कुल, केस काफी क्रिटिकल है तो बेटर जी है कि आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लें और सही परामर्श करवाएं पेशेंट का। केशव जी का जी क्वेश्चन है, सर जी। बीपी बहुत कम है, 90 50 चक्कर आ रहे हैं, तो उसमें हम्म। क्या करें? 90 बाय एज कितना है? एज नहीं बताया केशव जी, अपने आप को अनम्यूट करके आप अच्छे से क्वेश्चन पूछ मेल है सकते फीमेल है, एज क्या है? हैं केशव जी, शायद अभी चलिए मैं बता देता हूँ आपको, फिलहाल तो बीपी अगर ऐसे लो आ रहा है तो आप अभी तुरंत उसको थोड़ा, पेशेंट को ओआरएस दे सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन, और नमक चीनी पानी का घोल दे सकते हैं, प्लस उसका बीपी आप
डिजिटल से ना चेक करके मैनुअल से चेक करें और प्रॉपर पहले देखें कि हाँ उसका बीपी इतना आ रहा है, और फिर उसके बाद उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि उसका कितना आ रहा है, और उसको रूल आउट करें पहले। जी, थैंक यू सर। जी। और कोई एचपी सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो है अगर किसी का सवाल नहीं है तो वेबिनार को यहीं पे रैप अप करते हैं। आज का वेबिनार बहुत ही जानकारी पूर्वक रहा है। डॉक्टर रवि प्रकाश यादव सर ने अपने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है कि अनीमिया सिर्फ खून की कमी नहीं बल्कि हमारे पूरे जो है स्वास्थ्य की नींव होती है। आज हमने सीखा है कि खान-पान, समय पर जांच और सही मेडिकल सलाह से हमें जो है साइलेंट किलर को हरा भी सकते हैं। सभी एचपी के पूछे गए सवाल जो हैं उनका सर ने बहुत ही अच्छे से रिप्लाई किया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और जी, तो हमारे पैनल पे डॉक्टर अवेलेबल हैं, आप इनको पेशेंट दिखा सकते हैं, और कुछ इश्यू हो, कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं किसी भी मेडिसिन के रिगार्डिंग, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, तो बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आप जो है डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, प्रिस्क्रिप्शन लें और उसके बिहाफ पर ही जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। थैंक यू आप जी। सभी का वेबिनार। थैंक यू सर, आपने थैंक यू बहुत बहुत। जी सर। ओके सर, थैंक यू सो बहुत मच बहुत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नमित जी, धन्यवाद।